हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो था वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मैंने स्किप किया था, जो कि इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस समझने के लिए एक एक नया टर्म मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, दैट इज मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? इट इज डिनोटेड बाय म्यू। ओके, व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी मतलब इट सेज दैट एक जो चार्ज कैरियर्स, ठीक है, वो कितने मोबाइल्स हैं। अंडरस्टूड? हाउ मोबाइल आर द चार्ज कैरियर्स, वो कितना मूव कर पाते हैं। जो चार्ज कैरियर, जैसे इन केस ऑफ ए कंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इसी तरह हम बात करेंगे गैसेस स्टेट में, द चार्ज कैरियर्स आर आयोन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स। ओके, तो मोबिलिटी का मतलब यह है कि जो चार्ज कैरियर्स है, द चार्ज कैरियर्स इन द मीडियम, हाउ मोबाइल दे आर। अंडरस्टूड? इसका मतलब ये हो गया, अगर हम एग्जांपल लें कंडक्टर की, कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मोर इज द अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट मींस मोर इज द मोबिलिटी। यस और नो? इसका मतलब मोर इज द मोबिलिटी बिकॉज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यस, ठीक है। तो मोबिलिटी को हम कैसे लिखेंगे? मोबिलिटी इज गिवन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला दैट इज Vd by E, whereas Vd is the drift velocity, E is the electric field. Understood? अगर एक कंडक्टर है, वहां पे अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं by applying a source which is creating a potential difference, then electric field is produced. ठीक है, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मोबिलिटी भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। यस और नो? और ये ज्यादा कब होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जहां हम अप्लाई करेंगे कंडक्टर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, देन इट विल डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, ये टोटल टर्म भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। यस और नो? इसका मतलब मोबिलिटी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर इसका यूनिट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज Vd? Vd कितना होता है? यस, जस्ट मैंने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज Vd, दैट इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स बाय मास इनटू टाइम इज द रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज QE या फिर E इंटू कैपिटल E डिवाइड बाय M इंटू टाउ। दिस इज Vd। अंडरस्टूड? सो म्यू को हम लिख सकते हैं E कैपिटल E इंटू टाउ डिवाइड बाय M इंटू, सॉरी डिवाइड बाय कितना है? E है, तो ये हो जाएगा इंटू E। तो E कैंसल आउट, बचेगा क्या? E टाउ बाय M। दिस इज द मोबिलिटी। अंडरस्टूड? मेक ए नोट ऑफ इट। और इसका यूनिट क्या आएगा? व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। यस, देखो Vd का क्या होगा? व्हाट इज Vd? मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होता है? दैट इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इंटू सेकेंड। ये तो होगा कि नहीं? देखो सेम चीज मैंने यहां पे लिखा है। अंडरस्टूड? मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट इंटू सेकेंड। अंडरस्टूड? दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। आई होप कि मोबिलिटी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। मिटा दें इसे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो सबको पता होगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस?
रेजिस्टेंस का काम क्या है भाई? अपोज करना। किसको अपोज करना? द चार्ज कैरियर्स। अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है, ठीक है, तो कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में जो मेन चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को जो अपोज करता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड ये डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, एंड जो कंडक्टर है उसके मटेरियल पे। अंडरस्टूड? तो रेजिस्टेंस, अगर मैं यहां पे कंडक्टर ड्रॉ करता हूं, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज द एरिया, दिस इज द लेंथ L, एंड रो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अंडरस्टूड? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल एंड इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। मटेरियल से मटेरियल क्या करता है? ये वेरी करता है ये, ठीक है। लेकिन एक मटेरियल के लिए क्या ये कांस्टेंट है, रो इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। अगर कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर में रेजिस्टिविटी क्या है? कांस्टेंट रहेगा। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी का वैल्यू अलग है एंड कॉपर का वैल्यू अलग है, ठीक है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अंडरस्टूड? ठीक है। देन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब यह है लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, देखो लेंथ अगर जितना ज्यादा हुआ, मान लो दिस इज अ कंडक्टर, देखो ध्यान से देखो, ये कंडक्टर है मान लो, ठीक है। कंडक्टर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसे लेंथ बड़ा कर दूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए इट हैज टू पास दिस मच अमाउंट ऑफ व्हाट? लेंथ। तो जितना लेंथ पास करेगा या फिर क्रॉस करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? उसको अपोज करने वाला एक रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे। तो लेंथ जितना ज्यादा होगा, ऐसे मैं कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब लेंथ जितना ज्यादा होगा, अपोज करने वाला जो फैक्टर है दैट इज रेजिस्टेंस क्या होगा? वो ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। लेंथ जितना कम होगा, अब लेंथ देखो कितना छोटा हो गया, ठीक है, तो इसको बस यहां से यहां तक ट्रेवल करना है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफर जो होगा ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द एरिया। एरिया मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शनल। हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, दो चार्ज कैरियर्स हैं, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो उतना इजीली फ्लो हो पाएगा, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है देन रेजिस्टेंस विल बी मोर, बिकॉज इतना कम एरिया में, कम क्रॉस सेक्शन एरिया में, ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा इतना कम है, तो इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया में बहुत सारे चार्ज को अगर पास कराना है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं R इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटा दूं, इट इज गिवन बाय रो, एंड रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, नाउ रो इज द रेजिस्टिविटी एंड इट इज इनवर्स ऑफ सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। इट इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब यह है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अब मान लो एक कंडक्टर ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा, ठीक है, और मोबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर बात करें एक ऐसा कंडक्टर की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अगर वो कम है तो उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। इसी तरह बात कर सकते हैं मोबिलिटी, दैट विल आल्सो डिक्रीज, उसका कम होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो कंडक्टिविटी का क्या है? ये अपोज है, मतलब अपोजिट है, इनवर्सली रिलेटेड है। इसका मतलब ये है रेजिस्टिविटी अगर कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। अगर कंडक्टिविटी कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? ठीक है। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी?
अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, OHM। ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो? रो को हम क्या लिख सकते हैं? RA/L, दैट इज ओम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पे लिख सकते हैं, मीटर मीटर कैंसल, तो ये बन जाएगा ओम मीटर। अंडरस्टूड? क्या बन जाएगा? ओम मीटर। इसी तरह हम बात कर रहे हैं सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, इनवर्स है ना ये, दैट इज ओम मीटर इनवर्स। अंडरस्टूड? ठीक है। दीज आर द SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आई होप कि रेजिस्टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये लिख लो पहले, राइट डाउन दिस। ठीक है, इसे मिटा दें। चलो, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर कोई मटेरियल हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इफ आई कंसीडर सम मटेरियल, एनी मटेरियल, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो होगा क्या? क्योंकि हमें पता है, अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, ठीक है, मेटल कंडक्टर, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी नो दैट। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे हैं इन ए रैंडम मोशन इन ए रूम टेम्परेचर, यस और नो, एंड वी नो दैट देयर आर प्लेंटी नंबर्स ऑफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं, देयर आर मेनी मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, यस। लेकिन अगर उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम, उस कंडक्टर का या फिर उस मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो इसका मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो उसका क्या हो जाएगा? दैट अमाउंट ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीज। अंडरस्टूड? अगर अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर वो भी बढ़ा, ठीक है, तो उससे होगा क्या? रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। यस, अभी हमने देखा था, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया मतलब मोबिलिटी बढ़ गया, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है। लेकिन ये जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाया है विद द हेल्प ऑफ द राइज इन टेम्परेचर, उससे होगा क्या? द नंबर ऑफ कोलिजन विल आल्सो इंक्रीज। यस, इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेगा, देन इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस, ठीक है, उसके बीच में जो कोलिजन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यस, इट विल आल्सो इंक्रीज। तो उससे होगा क्या? अगर कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है, देन द रेजिस्टिविटी अगेन इंक्रीज। अंडरस्टूड? क्योंकि कोलिजन से होगा क्या ना, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अंडरस्टूड? देखो, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, देन कंडक्टिविटी, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, एंड इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है। अगर रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पे जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बढ़ाया, तो इससे होगा क्या? फिर इससे होगा क्या ना, कोलिजन ऑल्सो इंक्रीजेस,
कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड इससे होगा क्या फिर ना, वाइब्रेशन, द वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कोलाइड करेंगे, किससे कोलाइड करेंगे, इट विल कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन। अब मैंने बताया था तुम्हें, अगर पॉजिटिव आयन के साथ वो कोलाइड करता है देन वो खुद का काइनेटिक एनर्जी, किसका, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका खुद का काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, किसे, पॉजिटिव आयन को। एंड पॉजिटिव आयन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मोर कोलिजन, it means it will vibrate more, understood, the positive ions will vibrate more। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या है, कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, तो इससे होगा क्या ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो डिक्रीज, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या, कोलिजन बढ़ेगा तो अगेन रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फिर से ये इंक्रीज कर जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। लिख लो इसे पहले, राइट डाउन दिस, ठीक है, मिटा दें इसे, ओके चलो। तो इन केस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, हम बात करें इन केस ऑफ ए कंडक्टर में क्या होता है, देखो कंडक्टर में अगर मेरा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फाइनली क्या होगा, ये कम हो जाएगा ना, क्योंकि इनिशियली तो बढ़ेगा, इनिशियली क्या हो जाएगा ये, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज ना, इट विल इंक्रीज, फाइनली रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू फाइनली इंक्रीज, ये इंक्रीज ही करेगा, क्यों, देखो इनिशियली तो ये डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा तो क्या है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या है, कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से क्या है ना, पॉजिटिव आयंस का वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, इससे वजह से क्या है, रिलेक्शन टाइम कम हो जाएगा, तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि जो रो है इट विल अगेन इंक्रीज, अंडरस्टूड। तो अगर ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, देखो इन कंडक्टर्स, हम बात करें इन कंडक्टर्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है इट इज वेरी लार्ज अमाउंट, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना डोमिनेंट नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसमें, इन केस ऑफ ए कंडक्टर, तो उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ा भी देना तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना इफेक्ट नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। लेकिन यहां इफेक्ट क्या करेगा, यहां पे इफेक्ट क्या करेगा, दैट ड्यू टू कोलिजन व्हाट विल हैपन, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी जो पार्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। या फिर हमें ये तो हो गया इन केस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। एंड दिस रेजिस्टिविटी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी एट ए टेम्परेचर T, some temperature T is given by initial temperature 1 plus alpha into del T। Yes, please make a note of it, ठीक है। रो ऑफ टी का मतलब टेम्परेचर, और ये अच्छा, ये फॉर्मूला जो है ना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ए टेम्परेचर अप टू रेंज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रेंज, कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है, ठीक है। तो यहां पे देखो जो पैरामीटर्स लिखा हुआ है, एट टेम्परेचर टी, सम टेम्परेचर टी, रो नॉट इज दैट रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, रो नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर एट, मतलब एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एंड अल्फा इज द, व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज डेल टी, डेल टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, या फिर टी फाइनल माइनस टी नॉट बोल सकते हो, या फिर टी माइनस टी नॉट, डेल टी को हम बोल सकते हैं टी माइनस टी नॉट, ठीक है। दैट इज फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा, ठीक है, एंड माइनस द इनिशियल टेम्परेचर जो रहेगा इसका, ठीक है। एंड व्हाट इज अल्फा,
व्हाट इज अल्फा? यस, व्हाट इज अल्फा? Yes, what is alpha? Alpha is the temperature coefficient of resistivity. It is the temperature coefficient of resistivity. ठीक है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, ये एक फैक्टर है, ये दिया रहता है नॉर्मली हर मटेरियल के लिए दिया रहता है. ठीक है, हर एक मटेरियल के लिए इट इज गिवन. अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला देख लो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी. लेकिन हमें पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी मटेरियल का, ठीक है, देन लेंथ एंड एरिया ऑल्सो इंक्रीजेस, या फिर चेंज करता है, चेंज होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, वो मतलब नहीं है, बट इट चेंजेस. ठीक है, बट दैट चेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हमें पता है रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय रो इनटू L बाय A. अब ये चेंज अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, देन R इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजिस्टिविटी. तो इसका मतलब ये फॉर्मूला को हम इन केस ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इन फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, एट टेम्परेचर T, it's not a function of time, at temperature T is given by resistance at initial temperature then 1 plus alpha into del T. Yes, make a note of it. ठीक है, हो गया. चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इन सेमीकंडक्टर. इन सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर में होता है क्या? देखो सेमीकंडक्टर ये हम आगे चल गए और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. एक सेमीकंडक्टर एक प्रॉपर चैप्टर है इसका, लेकिन फॉर टाइम बिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर जो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ठीक है, एंड वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं. क्या होता है? वो बहुत कम अमाउंट में होता है क्योंकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना. सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड. एंड तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मात्रा है या फिर जो अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस. ठीक है, तो यहां पे अगर सेमीकंडक्टर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, देन द मोबिलिटी विल इंक्रीज, या फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी डिक्रीज. रेजिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहां पे पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट जो है बहुत कम है, या फिर जो चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इट इज ऑलरेडी वेरी लेस. और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या है? वो अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ ए कंडक्टर के केस में क्या था बताओ? कंडक्टर के केस में जस्ट उल्टा था, क्योंकि उस कंडक्टर के केस में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इन ए वेरी लार्ज अमाउंट, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दोगे देन कोलिजन विल इंक्रीज. ठीक है, जिससे रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? फिर बढ़ जाएगा. फिर इनिशियल तो डिक्रीज करेगा लेकिन फाइनली फिर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में इन केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो कंडक्टिविटी डायरेक्ट हम लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी. ठीक है, हम डायरेक्टली राइटिंग द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, क्योंकि कंडक्टिविटी तो वैसे भी इंक्रीज करेगा, मोबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन आवर मेन टारगेट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ओम्स लॉ. ओके, इसे लिख लो. ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. ये बचपन से पढ़ते आए हैं ओम्स लॉ, नो? ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ? According to Ohm's law, the current is the current flowing in a circuit is directly proportional to the potential difference applied across its end. या फिर सीधे सीधे बोलूं, current depends on the potential difference. ठीक है, at constant temperature. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, at constant temperature. ठीक है,
क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, अभी जैसे बताया था ना, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, ओवरऑल द रेजिस्टेंस या फिर जो रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो करंट भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, ठीक है। I इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग V इज प्रोपोर्शनल टू I, बात एक ही है, बराबर है, ठीक है। या फिर V इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R, ठीक है। अंडरस्टूड? वेयर R इज द रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम V एंड I का ग्राफ बनाएं, V एंड I का ग्राफ बनाएं, V वर्सेस I, ठीक है, V वर्सेस I का ग्राफ बनाएं, सपोज दिस इज एंगल थीटा, देन दिस इज द स्लोप, यस और नो, दैट इज गिवन बाय tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप, इट इज गिवन बाय R, और इट इज आल्सो इक्वल टू V by I, दैट इज इक्वल्स टू R, यस। tan थीटा इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या है, R है, दैट इज इक्वल्स टू V by I। अगर हम V वर्सेस I का एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसे, ओमिक मटेरियल, ओमिक मटेरियल। ओमिक मटेरियल का मतलब क्या है, अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, अगर या फिर कोई कंडक्टर है या फिर कोई मटेरियल है, अगर वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, मतलब स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, देन हम उसे बोलेंगे इट इज ए ओमिक कंडक्टर या फिर ओमिक मटेरियल, ठीक है। अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पे इसे मिटा दें, ठीक है। चलो यहां पे एक चीज देखो, अगर V वर्सेस I का ग्राफ कुछ ऐसा होता, एक पैराबोला, V वर्सेस I का ग्राफ क्या होता, एक पैराबोला होता, ठीक है। तो मान लो यहां पे मैंने एक स्लोप बनाया, ऐसे टेंजेंट बनाया, यहां पे मैंने और एक टेंजेंट लिया, दिस इज सेकंड टेंजेंट, ये एंगल थीटा 1 है, ये मान लो एंगल थीटा 2 है, ठीक है। तो थीटा 1 या फिर इसे हम बोल सकते हैं R1, इसे बोलेंगे मान लो R2। R1 क्या है, ये स्लोप है, R1 इज द स्लोप, दैट इज tan theta 1 is the slope 1 which is given by R1, अंडरस्टूड। इसी तरह एंड R1 का क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली मान लो VI by I1, V1 by I1। इसी तरह tan theta 2 equals to slope 2 that is R2 given by V2 by I2, yes, this is one slope 2, दूसरा स्लोप है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पैराबोला में क्या होता है, स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है ना, यस और नो, स्लोप क्या होता है, चेंज करता है। अगर स्लोप चेंज हो रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट ए ओमिक मटेरियल, इट इज ए नॉन ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल। लेकिन जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR, it is still valid here, look, it is still valid here, V equals to IR is always valid, चाहे वो ओमिक हो चाहे वो नॉन ओमिक हो, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओम्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये कहां से आया, देखो इसे लिख लो पहले, राइट डाउन दिस इक्वल्स टू IR, ये हमें डिराइव करना है ना, हमें डिराइव करना है, ठीक है। इसको डिराइव कहां से करें, देखो वी नो दैट करंट इज गिवन बाय N E A V D, दैट इज N इज द नंबर डेंसिटी, whereas E is the charge, A is the क्रॉस सेक्शन एरिया एंड VD इज द डायरेक्ट वेलोसिटी, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एंड व्हाट इज VD, VD क्या होता है, इट इज गिवन बाय E, दैट इज force by mass into time, tau, that is force by mass acceleration time, that is E into capital E by mass into tau, yes। क्या होता है, VD is given by
VD is given by E tau by M. E is the small charge of an electron, and capital is the electric field, M is the mass, and tau is the relaxation time. तो ये VD का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें, दैट इज I इक्वल्स टू NEA. VD का वैल्यू क्या हो जाएगा? E कैपिटल E बाय M इंटू टाउ. Yes, that is given by I equals to NE square AE tau by M. Yes, understood? ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, what is capital E? That is volt per length. Yes or no? Volt per length. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं. Yes, that is potential difference divided by length. Okay? तो E का वैल्यू जो है हम यहां पे पुट कर सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन अगेन I, दैट इज I इक्वल्स NE स्क्वायर A V बाय V इंटू टाउ बाय M. ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इंटू L. ठीक है, E की जगह मैंने लिख दिया V बाई L, दैट इज V बाई L. ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये टाउ है, दैट इज V बाई L, एंड V बाई L जो है ये E के बराबर है. देखो ये E के बराबर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. व्हाट इज दिस V? ये V को हम निकाल सकते हैं. ठीक है, V को हम निकाल सकते हैं. मैं यहां पे करूं, इसे मिटा देता हूं, यहां पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा. व्हाट इज दिस V? V इक्वल्स टू I इंटू M इंटू L डिवाइड बाय NE स्क्वायर A इंटू टाउ. ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L बाय A इंटू I. देखो लिख सकता हूं ना. ठीक है, V इक्वल्स या फिर V इक्वल्स IR जो था. ठीक है, तो यहां पे देखो व्हाट इज R, यही हमें प्रूव करना है ना. हमें प्रूव करना है V इक्वल्स टू IR, यही तो हमें प्रूव करना है. ये पहले लिख लो, इस पर ये हो गया, मिटा दो इसे. चलो हमें यही प्रूव करना है, तो यहां पे देखो ऊपर की तरफ देखो, V इक्वल्स M बाय NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L बाई A इंटू I. तो L बाई A क्या है? दैट इज L बाई A. यस, and what is resistance? Rho L by A. Yes or no? तो resistance, what is resistance? Resistance क्या हो जाएगा? या फिर हम बोल सकते हैं what is rho? Rho is नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R equals to rho into L by A. ठीक है, ये होता है ना रेजिस्टेंस, दैट इज rho into L by A. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इट विल बी rho और ये L by A. ठीक है, इसका मतलब ये टोटल क्या बन गया? रेजिस्टेंस R इंटू I. अंडरस्टूड? सो V इक्वल्स टू IR यहां पे प्रूव हो गया. देख लो एक बार, ये हो गया रो, दिस इज द वैल्यू ऑफ रो, क्योंकि R इक्वल्स टू रो L by A होता है ना. तो L by A एंड रो इज दिस वन, दैट इज M NE स्क्वायर इंटू टाउ इंटू I. तो V इक्वल्स टू दिस इज I इंटू R, ये टोटल क्या बन जाएगा? R. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पे, the value of rho equals to M by NE square into tau. This is the value of resistivity of any material given by mass by number density into charge ka square into relaxation time. Understood? So this is all about your what do you say, that Ohm's law. Okay, so that's all for today's class. In the next lecture हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव ए गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.